फ्रेंड्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की जो हम लोग लर्निंग सीरीज कर रहे थे, जिसमें टोटल 4 वीडियो बनाना था, वो 4 वीडियो हम लोग का ये आखिरी वीडियो है। पहले लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने बैलेंस शीट पे फोकस किया, जिसमें फंड का अरेंजमेंट और उसका लोकेशन पे फोकस किए। दूसरा जो हमारा वीडियो था, उसमें हम लोगों ने फंड की किसी फॉर्म की क्या सेल्स एस्पेक्ट है, प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके बिजनेस परफॉर्मेंस को एनालिसिस किया। थर्ड वीडियो में बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसका वेरिफिकेशन करने के बाद दोनों एस्पेक्ट पे हम उसको कितना लिमिट दे सकते हैं, लिमिट में दोनों देखना था, उसका सेल देखना था, स्टॉक देखना था, एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी टू रिपे या जो भी उसका रिक्वायरमेंट है, उसके इंटरेस्ट सर्विसिंग के, अगर टर्म लोन है तो उसकी इंस्टॉलमेंट रिपेमेंट की, वो देखते हुए हम कितना फाइनेंस कर सकते थे मैक्सिमम किसी फॉर्म को, वो ध्यान देना था। अब इस सीरीज में जो चौथा फोर्थ एस्पेक्ट होता है, जो मैंने आपको बताया था पहले में, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज नेवर इन सिंगुलर एस्पेक्ट। आप कोई एक फॉर्म आता है, वो 1 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आता है, तो उसके बेसिस पे हम एक डिसीजन नहीं लेते। हमें देखना होता है फॉर्म की कंटिन्यूटी में परफॉर्मेंस को देखना होता है। अगर कोई फॉर्म एग्जिस्टिंग है जो रनिंग बिजनेस है, तो उसके एग्जिस्टिंग पीछे के पास्ट के ट्रेंड्स को भी देखना होता है कि पीछे उसका कैसा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है और करेंट में क्या प्रपोज कर रहा है और आगे का क्या प्रोजेक्शन है। अगर कोई फ्रेश फॉर्म आता है जो बिजनेस प्रपोज कर रहा है, तो उसके लिए भी हमें देखना होता है कि वो किस एस्पेक्ट से काम कर रहे हैं। उनका जो है कि आगे उनके भी प्रोजेक्शंस देखने होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है कि कम से कम 3 इयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग एनालिसिस करते हैं किसी फॉर्म के को लिमिट देने से पहले, या कोई एग्जिस्टिंग है उसका लिमिट इनहेंस करना या नीचे ले जाना, उसको डिक्रीज करना। दोनों एस्पेक्ट में, अगर कोई फॉर्म पीछे आपने ज़्यादा लिमिट दे दिया था और अब उसकी सेल्स डाउन हो रही है, स्टॉक डाउन हो रहा है, तो हम लिमिट कम भी कर सकते हैं। पीछे आपने किसी को 5 लाख दिया और बट अब उसका सेल इंक्रीज हो रहा है, उसकी स्टॉक रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो हम उसको इनहेंस भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक हॉरिजेंटल एनालिसिस बोलते हैं, मतलब आपको देखना होता है ट्रेंड की, ईयर आफ्टर ईयर फॉर्म की क्या परफॉर्मेंस होता है। और ऑब्वियसली एज अ बैंकर, जो भी आपके पास पेपर कैन बी फैब्रिकेटेड, मैन्युफैक्चर, लेकिन आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि जो पेपर आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, स्पेशली जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं, जो फॉर्मल सेक्टर है, जो रजिस्टर्ड बॉडी है, उनके सारे ट्रांजेक्शन थ्रू अकाउंट मोड ही होते हैं, वहां तो आपके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे अनरजिस्टर्ड फॉर्म्स के सेल्स और का बहुत सारा हिस्सा कैश में जा रहा है, जहाँ पे अनअकाउंटेड ट्रांजेक्शन है, लेकिन फंड की रिक्वायरमेंट उनको भी है, उनको भी बैंक से सपोर्ट चाहिए, तो उनको आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। और वो वेरिफिकेशन सिर्फ 1 साल का नहीं होता है, वो ईयर आफ्टर ईयर का ट्रेंड एनालिसिस होना होता है। मिनिमम 3 इयर्स का, जो अगर छोटे 2-3 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख दे रहे हैं, तो आप 3 साल का लेते हो। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, थोड़ी बड़ी फॉर्म है, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, तो आपको 3, 4, 5 इयर्स का जाना चाहिए। जैसे बताया, एग्जिस्टिंग यूनिट है तो उसमें पीछे के 1 या 2 साल का एक्चुअल बिजनेस लीजिए, फिर उसके बाद करेंट ईयर का एस्टिमेट लीजिए और उसके बाद आगे का प्रोजेक्शन भी देखिए। अगर उसमें कंटिन्यूटी दिख रहा है ट्रेंड, अगर मान लीजिए किसी फॉर्म का सेल पहले साल 10 लाख था, उसके अगले साल 12 था, मैंने अभी चल रही है कि हम लोग को 25 के इंड पे खड़े, तो अगर 22-23 में उसका 10 लाख का सेल था, 23-24 में उसका सेल 12 लाख का था, इस साल वो प्रपोज कर रहा है 15 लाख का, उसके अगले साल वो प्रपोज कर रहा है 18 लाख, उसके अगले साल 22 लाख। तो ये क्या दिखा रहा है कि फॉर्म के सेल में ग्रोथ हो रहा है, प्रोग्रेसिव ग्रोथ, और इसमें कहीं भी जंप नहीं है। 15-20% के रेंज में एक रियलिस्टिक ग्रोथ एस्पेक्ट दे रहा है, जो कि सही लगता है। लेकिन पिछले साल 10 था, इस साल 12 था, और इस साल सीधे बोल रहा है कि वो 40 लाख का सेल करेगा, और फिर उसके अगले साल वो दिखा रहा है कि 44 लाख करेगा या
41 लाख करेगा, उसके अगले साल वो 42 लाख करेगा, तो क्या मतलब दिखा रहा है कि ऐसा क्या रीजन है कि 10-12 से सीधे 40 लाख, क्या ऐसा स्पेशल हो जाएगा? जनरली आपको मिलेंगे ऐसे बैलेंस शीट जिसमें क्योंकि हमें फाइनेंस करना होता है, एस्टिमेट ही है जो करंट ऑन गोइंग ईयर होता है, तो उसमें जो क्या होता है कि ज्यादा लिमिट लेने के लिए सेल्स में जंप दिखा दिया जाता है, क्योंकि सेल का 20% हम लोग को बैंक फाइनेंस करना होता है। तो जहां पे आपको लगेगा कि 10 लाख से सीधे 10 लाख 15 लाख और सीधे 50 लाख, तो थोड़ा आपको स्कूटर हो सकता है कि बिजनेस का कुछ उसका ऐसा प्रोडक्ट है जिसका बहुत डिमांड आ गया, जिसका उसका सेल बढ़ गया, वो अगर आपको जस्टिफाई कर लेता और आपका मीन्स है तो कर सकते हैं। बट अब्रप्ट राइज या फॉल वो आपको एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद भी फाइनेंस कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए किसी कारण से मान लीजिए वो बीमार ही हो गया, बिजनेस उसका बंद हो गया, हो सकता है कि कुछ कंस्ट्रक्शन होने लगता है जिसके कारण उसका बिजनेस डिस्टर्ब होता है, तो उसमें भी डाउनफॉल जा सकता है। कुछ जैसे मान लीजिए प्रयागराज में महाकुंभ आ गया, तो उस पीरियड में बिजनेस एकदम हाइक जंप आ जाएगा, जो कि कंटिन्यूटी में नेक्स्ट ईयर और उसके आगे नहीं दिखेगा। तो देयर कैन बी रीजन जिससे आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा, और वो इसीलिए आपको ट्रेंड एनालिसिस करना होता है। मैंने एक सिंपल तरीका बनाया है कि आपको देख सकते हो कि ईयर आफ्टर ईयर इसमें मैंने सब पॉजिटिव रखा है। आपको जो बैलेंस शीट मिलेगा उसमें आपको कुछ ना कुछ झटका दिखेगा, बम्प्स दिखेंगे कि अचानक हाई हो गया या सेल डाउन हो गया। तो सेल अगर डाउन हो गया या प्रॉफिट डाउन हो गया या कुछ भी निगेटिव साइड जा रहा है, तो आपको उसका जस्टिफिकेशन अपने अप्रेजल में डालना होगा। आप उसको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ जाएंगे कि पिछले साल 20 लाख सेल था, उसके नेक्स्ट ईयर 18 लाख सेल हुआ और फिर इस बार बोल रहा है कि 35 लाख होगा और यू आर ओके विथ इट। अगर 20, 25, 30 हो रहा है तो दैट इज ओके, आप उसको जा सकते हैं। बट अगर 20 से 18 हुआ और फिर 35 दिखा रहा है, तो दिस इज एब्रप्ट अप एंड डाउन, और उसका एनालिसिस जरूरी है। और अगर अप्रेजल में है तो उसके लिए कमेंट्री भी जरूरत है कि क्यों इस सेल को कैसे, अगर आप उसको फाइनेंस करने का अगर सोच रहे हो या लिमिट को इनहेंस करने का सोच रहे हो बेस्ड ऑन गिवन प्रोजेक्शंस, तो आपको उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा अपने अप्रेजल सीट में। आप उसको ऐसी प्लेन में नहीं दे सकते कि ये ट्रेंड है पिछले साल 10% इस पर महीने, तो वो देखना होता है। तो उसी तरह वो हर एस्पेक्ट पे आपको ध्यान रखना होता है और उसी के अनुसार अकॉर्डिंग आपके रेशियोज पे भी होता है। तो जैसे मैंने एक सिंपल सा बनाया है, 3 साल से काम चल सकता है, जो 8-10 लाख का 3 साल के ट्रेंड पे चल सकता है, लेकिन मैंने जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है वो 5 साल का लिया है जिसमें, और बड़ी फर्म्स के तो सीएमए डेटा आते हैं वो 7 इयर्स के प्रोजेक्शंस और एक्चुअल्स का मिक्स करके होता है। तो वो डिपेंड करता है कि जितनी बड़ी फॉर्म जितनी बड़ी लिमिट उतने ज़्यादा आपका एनालिसिस बढ़ती जाएगा। बट बेसिक जो स्ट्रक्चर सेम होता है, चाहे 3 साल का एनालिसिस करो या 4 साल का करो या 5 साल का करो। कोई कोई बहुत छोटा होता है तो 2 साल का भी कर लेते हैं कि करंट ईयर का ये और अगले जो एस्टिमेटेड ईयर है उसका ये होगा। छोटे बिजनेस में ये भी चलता है। तो स्टैंडर्ड चलता है कि एक जैसे मान लो कि अगर एक छोटी फॉर्म है तो हम 2000 और एग्जिस्टिंग है तो 23-24 का हम एक्चुअल लेंगे, 24-25 का हम एस्टिमेट लेंगे जो करंट ईयर का है, और 25-26 का हम लोग 25-26 का प्रोजेक्शन लेंगे। एक ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। अगर वही कोई फॉर्म फ्रेश खुलने जा रही है आपके सामने तो आप एस्टिमेट लोगे 24-25 का, 25-26 का प्रोजेक्शन लोगे और 26-27 का प्रोजेक्टेड लोगे। थोड़ी बड़ी फॉर्म है, 5-7 लाख की आप लिमिट दे रहे हो तो, और एग्जिस्टिंग है तो आप कम से कम 5 साल का ले सकते हो। और एग्जिस्टिंग में तो आपको फ्रेश में तो आप 3 साल ले लो, ज़्यादा लंबा प्रोजेक्शन शायद सही ना हो, लेकिन एग्जिस्टिंग में तो आपको ट्रेंड देखने के लिए 5 साल की स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस चलती है, वो ले सकते हो। 3 से भी आपका काम चल सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। जैसे यहाँ पे मैंने लिया कि एक 22-23 में हम जो आपको बैलेंस शीट मिलेगा पहले, तो उसमें जो कैपिटल कॉलम होगा, जो कैपिटल का कुछ ड्राइंग ये सब माइनस करके फाइनल जो फिगर है 2 लाख रुपया कैपिटल जो उसका दिख रहा है कंट्रीब्यूशन 2 लाख है। उसके अगले साल इसने 23-24 में अपना कैपिटल बढ़ाया है
2.5 लाख किया। कैपिटल बढ़ने का मतलब क्या होता है कि आदमी बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा है तो अपना ज़्यादा पैसा डाल रहा है, या अकॉर्डिंग टू बिजनेस बढ़ रहा है। अगर पहले 2 लाख की लिमिट आपने दिया था, 50,000 वो लगाए हुए था, लेकिन अगली बार उसका सेल बढ़ गया, उसको और स्टॉक चाहिए तो आपसे भी लिया 3 लाख कि अब 2 की जगह 3 कर दो, और उसी के अकॉर्डिंग उसने अपना मार्जिन भी इंक्रीज किया। तो अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो मतलब उसका बिजनेस में लिवरेज बढ़ रहा है, उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब बिजनेस इज डूइंग गुड। फिर अगले साल 2.75, अगेन 10% का जंप, कम हुआ लेकिन हुआ। फिर उसके आगे 3 लाख, अगेन बिजनेस में वो अपना स्टॉक स्टिक बढ़ा रहा है। फिर उसके आगे 3.50 लाख, मतलब बिजनेस में कंटिन्यूटी दिख रहा है। जैसे जैसे उसका बिजनेस साइज बढ़ रहा है उसी के साथ अकॉर्डिंग उसका बिजनेस में मार्जिन भी बढ़ रहा है, उसके लीवरेज बढ़ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है। लेकिन अगर वही कैपिटल निगेटिव साइड जाता, बोरोइंग हायर साइड जाता और उसका, तो मतलब कि वो अपना फंड खुद का बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं कर रहा है और दूसरे की गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो तो आपका इंटरेस्ट कम होता है। जनरल ट्रेंड जो होता है, अपनी खुद का गाड़ी होता है तो आपको ट्रेंड ज़्यादा होता है। सिंपल होता है कि रोड पे किसी की गाड़ी का बड़ा भी एक्सीडेंट आ जाता है और वो दो लड़ने लगते तो आप समझाने जाते हो कि अरे लड़ो मत। लेकिन अगर आपकी गाड़ी पे कोई छू के निकल जाए या बगल से भी डेंजरस वे में निकले तो आप उससे लड़ने लगते हो और बहुत सारा रोड रेज का इंसिडेंट भी। तो मतलब जितना उसका कैपिटल होगा इन्वॉल्व उतने ज़्यादा उसका इंटरेस्ट होगा, उतने ज़्यादा बिजनेस के अच्छा चलने का उम्मीद होता है। दूसरा करंट लाइबिलिटी जो बता रखे हैं कि करंट लाइबिलिटी में जनरली आपका सीसी है, ओडी लिमिट, ऐसे सारे डिमांड। इसमें टर्म लाइबिलिटी भी हो सकता है लेकिन आपके जो बैलेंस शीट आता है उसमें मोस्टली यही कंपोनेंट मिलता है जो स्मॉल फाइनेंसिंग में। तो करंट लाइबिलिटी में आपका सीसी लिमिट जो ऑन डिमांड होता है, कभी भी पे करना हो सकता है। उधारी पे जो माल सप्लायर से लाता है वो होता है, प्लस कुछ और रीपेमेंट करने के जो ऑब्लिगेशंस होते हैं या कुछ उसके जो कस्टमर होते हैं उससे जो कुछ एडवांस ले लिया, ये सब भी होता है। बट आपको जो मिलेगा मोस्टली सीसी और क्रेडिटर। तो ये उसका 4 लाख रुपए का है, ये भी बढ़ रहा है 4.50 लाख, 5.00 लाख, 5.60 लाख और 6.25 लाख। कहीं भी अब्रप्ट ग्रोथ या डाउनफॉल नहीं है, मतलब बिजनेस अच्छी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। और वो कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है वो भी हमें देखना है कि यहाँ तो हम देख रहे हैं कि जैसे उसका करंट लाइबिलिटी बढ़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसका कैपिटल भी बढ़ रहा है, मतलब बिजनेस इज डूइंग गुड। उसके आगे फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या होता है कि बिजनेस को सेटअप करने के, रन करने के लिए जो हमें सेटअप लगानी पड़ती है वो इन्वेस्टमेंट हम लोग फिक्स एसेट होता है। अगेन आप जब देखेंगे बैलेंस शीट तो मोस्टली फिक्स एसेट बहुत कम होता है। तो अगर किसी को बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा अपने सेटअप में। अब सड़क किनारे लोग भी बेच के प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं होता है, आप क्यों नहीं ज़्यादा दे? तो किसी भी समय चादर उठाएगा और अपना जगह शिफ्ट कर देगा, आप उसको ढूंढते रह जाओगे। लेकिन अगर कोई रेंटेड प्लेस पे अपना उसका स्पेस है तो जाएगा नहीं। लेकिन अगर रेंटेड भी है और उसमें उसने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपने बिजनेस सेटअप में, तो उसको तोड़ने में उसको टाइम लगेगा। लेकिन अगर उसका कुछ इन्वेस्टमेंट है नहीं, एक दो पंखा लगाया, एक कंप्यूटर लेके, छोटी काउंटर लेके बैठ गया, तो किसी भी समय समेट के वो वाइंड अप कर सकता है, उसके लिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। तो फिक्स एसेट भी हमें देखना होता है कि हम कितनी बड़ी फाइनेंसिंग कर रहे हो, उसमें सेटअप के लिए कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यहाँ पे छोटे से थोड़े काउंटर उंटर में हो सकता है तो 50,000 का फिक्स एसेट है। यहाँ पे हमने डिप्रिसिएशन का पॉइंट नहीं लिया है। जनरली आपको मिलेगा कि डिप्रिसिएशन भी ऐड कर देंगे तो फिक्स एसेट में ग्रॉस ब्लॉक और नेट ब्लॉक कर देते हैं। ग्रॉस ब्लॉक और नेट ब्लॉक को ये था कि ग्रॉस ब्लॉक ओरिजिनल प्राइस और उसमें से जो डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं दैट इज नेट ब्लॉक। ये भी आपको लिखा मिल सकता है। तो क्या है कि 50,000 है, अगले साल कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ना कोई डिप्रिसिएशन किया, 50,000। फिर थोड़ी अगली साल जब बिजनेस साइज बढ़ा तो उसने हो सकता है कि फ्रिज ले आया, एक कंप्यूटर ले आया, तो 75,000 का हो गया। फिर 80 लाख का हुआ, फिर 1 लाख हुआ। तो हमारा क्या है कि बिजनेस हमारी अपने बिजनेस में सीरियसली इन्वेस्ट भी कर रही है और फिक्स एसेट में मतलब कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट दिख रहा है फर्म का। उसके आगे करंट एसेट, आपको पता है कि जितनी आपकी
लायबिलिटी साइड होगी उतने ही एसेट साइड होगी। तब यहाँ करेंट एसेट क्या है? करेंट एसेट जैसे करंट लायबिलिटी होता है कि अमाउंट, वैसे अमाउंट जो हमको किसी भी समय ऑन डिमांड कभी भी रीपे करना पड़ सके, या 12 मंथ के अंदर, 12 मंथ्स के अंदर जिसको हमको रीपे करने की लायबिलिटी है। करंट एसेट्स वो होते हैं जो कि हमारे लिक्विड फॉर्म में होता है या उसकी कन्वर्टिबिलिटी इनटू लिक्विड फॉर्म होने की चांसेस होती है विद इन 12 मंथ्स। तो इसमें आ जाते हैं जो रॉ मटेरियल्स हो जाते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स हो जाते हैं, स्टॉक्स होते हैं। स्टॉक में भी आपको ऑब्सोल्यूट स्टॉक नहीं रखोगे आप, वो नॉन करेंट एसेट का पार्ट हो जाता है। जो सैंपल होते हैं वो नहीं होता, क्योंकि आप जिससे आप पैसे नहीं रिकवर कर सकते हो। कोई दुकान में है, कोई ऐसा एडिबल फूड है या मेडिसिन है जो कि एक्सपायर हो रखा है, तो उसको कौन खरीदेगा? तो वो सब चीजें आप साइड करते हो। अदरवाइज जो स्टॉक है या डेटर्स का भी एज हम लोग लेते हैं। डेटर्स मतलब जो उधारी पे हमने बेचा है, तो बैंकर जनरली 6 मंथ तक के जो उधारी होती है उसको कंसीडर करते हैं एज पार्ट ऑफ, कि ये भी आपके करंट एसेट का पार्ट है। उसके ऊपर जो हो जाता है उसको वो फिर नॉन करंट एसेट या अदर एरियाज में पार्ट ऑफ बैलेंस शीट ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो जो स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, और कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, कोई एफडी है जो 1 साल के अंदर की मैच्योरिटी है, तो वो सारी जो इन्वेस्टमेंट वो भी इसके पार्ट होते हैं, जो कि कैश में कभी भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या कैश फॉर्म में है, या विद इन 12 मंथ वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ रिसीवेबल है, गवर्नमेंट से कोई इंसेंटिव आना है, मान लीजिए उसने टैक्स रिटर्न फाइल किया, शुरू में उसके टैक्स कटते गए, बाद में फाइनेंशियल ईयर में उसका इनकम टैक्स ITR फाइल किया, उसका रिफंड आता है। ये सब पार्ट ऑफ रिसीवेबल्स जो होते हैं करंट एसेट होते हैं। तो आपको जनरली स्टॉक, डेटर्स, कैश ही मिलेंगे। तो अब देखिए कि 5.50 लाख हुआ, उसके अगले साल 6.50 लाख, फिर 7 लाख, 7.80 और 8.75। परसेंटेज में डिफर, आपको हर बार परसेंटेज भी देखना होगा, इस साल से अगले साल कितना परसेंट ग्रो हुआ। जैसे इसमें लगभग आपको 18% के आसपास आ रहा है, उसके अगले साल 8-9% का आ रहा है। आपको एक पॉइंट देना होगा कि इतना कम क्यों ग्रो हो रहा है। फिर उसके आगे 10%, फिर उसके आगे लगभग 11-12%। बहुत ज्यादा जंप नहीं है, माने दिस इज पॉजिटिव साइड। तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो ये आपका बैलेंस शीट के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। और इसको फिर आपको एक तो ईयर आफ्टर ईयर परसेंटेज ग्रोथ भी देखना होता है कि कैसे हो रहा है। अगर 10% पिछले साल है, इस साल सीधे 40% है, तब भी दिक्कत है, तब आपको एनालिसिस करना पड़ता है। 8%, 12% है तो वो एक ट्रेंड है, लेकिन हाँ निगेटिव साइड जाएगा तो आपको अपना एक कमेंट डालना पड़ेगा, तो वो ध्यान में रखना है। प्लस एक पैटर्न आपको अपने अप्रेजल में लाना होगा, और उसके बेसिस पे आपको कुछ रेशियोज निकालना होगा, जो कि आपको बताया था कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो निकालना ही निकालना है। इसके ऊपर आप बहुत सारे, कोई क्विक रेशियो निकालते हैं, कोई उसको मार्जिन को लेवरेज रेशियो भी बोलते हैं, यानी आपको 20 टाइप्स ऑफ रेशियोज मिल जाती है डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ बिजनेस। लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वो 4 होता है। उसके बाद आपको कम से कम मतलब बैलेंस शीट से ये 2 चीज निकालना होता है, करंट रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो। अब यहाँ क्या है कि करंट रेशियो क्या है? करंट रेशियो हुआ करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। जैसे यहाँ पे 5.50 लाख अपॉन 4.00, 1.37:1। इसमें कितना चाहिए मिनिमम? 1.33:1, तो इससे ऊपर है। और MSME के लिए 1.25:1, उससे ऊपर है। तो ये इस साल हमारा पास है। उसके अगले साल हमारा कितना हो जाता है? करंट लायबिलिटी है 4.50 और ये है 6.50।
1.44:1। अच्छी चीज़ क्या है कि हमारा करंट रेशियो इंप्रूव हो रहा है, मतलब हमारी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा हो रहा है। अगर इससे कम जाता तो हमें हमारे लिए कंसर्न होता और उस पर एक नोट मैंने ऊपर ही होता। अगर 1.32 होता तो हमें लिखना होता कि क्यों लिक्विडिटी पोजीशन कमजोर हुआ, लेकिन यहाँ क्या है इंप्रूव हो रहा है, तो दैट इज गुड साइन। दूसरे साल 5 और 7, अभी क्या है कि थोड़ा कमा है स्लाइटली, हो सकता है अभी एक्सपेंशन के फेज में है और लोन ले रहा है कुछ और, तो उसके कारण उसकी लिक्विडिटी पोजीशन इम्पैक्ट हुई है। बट स्टिल जो मिनिमम स्टिपुलेटेड है 1.33 उससे ऊपर है, या 1.25 एमएसएमई के लिए, तो हम इसमें एक लिटिल रिमार्क डाल दें कि इस साल बिजनेस का लिमिट अपना बढ़वा रहे हैं या पहली बार बैंक से फाइनेंस ले रहे हैं, तो इनकी लिक्विडिटी एस्पेक्ट थोड़ा सा उसके कारण रेशियोज में इम्पैक्ट डाला है, बट स्टिल एट कंफर्टेबल पोजीशन। फिर अगले 2 साल में अगेन स्लाइड डाउन साइड, बट बहुत ज़्यादा डिविएशन नहीं है, तो मैनेजेबल है और जो पैरामीटर है उसके ऊपर है। अगेन इम्प्रूवमेंट के साथ 1.4:1। तो आपने देखा है कि इसका जो करंट रेशियो इसका ट्रेंड है 1.37, 1.44, 1.4, 1.39, 1.41, मतलब बिजनेस स्टेबल वे में परफॉर्म कर रहा है। लिक्विडिटी पोजीशन स्टेबल है, स्टेडी है। तो फॉर्म के जो एक्चुअल बिजनेस है, एस्टिमेट है और प्रोजेक्शन है, इसमें कोई इमीडिएट फ्लक्चुएशन या राइज नहीं है जिसपे कि हमको कंसर्न दिखता है, जिसके लिए हमको अलार्मिंग होना पड़ेगा। तो इस फॉर्म का अच्छा पोजीशन दिख रहा है। अब मार्जिन पोजीशन जो दूसरा हम देख रहे हैं, तो यहाँ कितना है, 4 लाख बाहर से लिया, 2 लाख अपना है, 2:1, मतलब 1 रुपया खुद का लगा है तो बाहर से 2 रुपया लिया, जबकि मैक्सिमम कितना ले सकता है, 3 रुपया। मतलब इसका अगर 6 रुपीज भी, अगर 6 लाख भी बाहर से होता तो विद इन रेशियो होता, और एमएसएमई के लिए तो 8 लाख तक 80% 20% का होता है। तो 2:1 का रेशियो मतलब काफी कंफर्टेबल पोजीशन है। उसके अगले साल 4.50, 2.50, 1.80:1। अगेन अब क्या देख रहे हैं कि पिछले साल तो 1 रुपए के अगेंस्ट मार्केट से 2 रुपया लिया था, 100 रुपया लगाया तो मार्केट से 2 रुपया लिया। इस साल क्या रहा है, 1 रुपए की जगह 1.80 है, मतलब कि लीवरेज बढ़ा है। बाहर की आउटसाइड बोरोइंग का प्रोपोर्शन इसके टोटल लायबिलिटी में कमा है। तो अब मैंने फॉर्म की पोजीशन इंप्रूव हुई है, तो फॉर्म के पास जो पोजीशन है अच्छा कर रहा है, मतलब अपना मार्जिन उसका परसेंटेज बढ़ रहा है, तो दैट इज अ हेल्दी साइन। अगर वही 2 की जगह 3 होता तो हमारे लिए विद इन पैरामीटर भी होता तो वो अलार्मिंग सिचुएशन होता है। बट दिस इज अ हेल्दी साइन, गुड साइन कि उसका मार्जिन बढ़ रहा है। फिर उसके अगले साल मेंटेन है, स्टीडी है 1.81। तो करंट ईयर में भी कुछ ऐसा फ्लक्चुएशन हमें नहीं दिख रहा है।
थोड़ा सा डिटोरिएशन हुआ है बट स्टिल विद इन ब्रैकेट, और वही बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। तो अगेन कंफर्टेबल 1.86 2 था 2:1, 1.80 1.81 और 1.86:1। और लास्टली अगले साल के प्रोजेक्शन में थोड़ा जंप आया है। अगेन 1.78:1, थोड़ा सॉरी कैलकुलेशन में डिवीजन में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। 1.78:1 मतलब फर्म अपना जो पोजीशन है मेंटेन किए हुए 2:1, फिर उससे इम्प्रूवमेंट 1.801, थोड़ा सा डाउन 1.8:1, फर्दर थोड़ा सा और डाउन 1.86:1, अगेन इम्प्रूवमेंट 1.78:1। मतलब फर्म का जो परफॉर्मेंस है सही रास्ते पे चल रहा है। तो ये देखिए कहीं भी अब्रप्ट नहीं है कि हाई और जंप हो रहा है। तो चांसेज ऐसे बैलेंस शीट में कम होते हैं मैनिपुलेशन। अगर आप एक्चुअल बिजनेस से वेरीफाई कर लें तो आपके पास बहुत अच्छा होता है। अब दूसरा जो हमारा रेशियो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें हमें क्या देखना होता है, एक तो सेल्स का ग्रोथ कैसा है। अगर एवरेज बोला जाता है कि जीडीपी का 2.5 टाइम्स, अगर जीडीपी आपका 8% से बढ़ रहा है तो जो ऑप्टिमम ग्रोथ किसी बिजनेस का होना चाहिए वो 2.5 टाइम्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ, मतलब 20% के रेंज में चल रहा है तो फर्म इज परफॉर्मिंग एज पर जीडीपी ग्रोथ। उससे कम जा रहा है, उससे ज़्यादा जा रहा है तो फर्म इज परफॉर्मिंग इन अनएक्सपेक्टेड वे। तो आपको ईयर आफ्टर ईयर सेल्स का देखना है ट्रेंड, फिर उसके बाद उसी के रिलेटिव में परचेज का देखना है। यहाँ पे मैंने चूंकि स्पेस कम हो सकता है टाइम, तो यहाँ पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का कंसेप्ट नहीं डाला, उसको मान लिया कि इसी के अंदर पार्ट में है, सेल और परचेज के अंदर पार्ट में। तो अब परचेज का कॉस्ट ये देखना होता है कि अगेन सेल माइनस परचेज इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मार्जिन सही है कि नहीं और ईयर आफ्टर ईयर प्रॉफिट का वो परसेंटेज मेंटेन है कि नहीं, तो वो देखना होता है। फिर एक्सपेंसेज सही वे में बढ़ रहा है, अचानक कोई अब्रप्ट एक्सपेंसेस तो नहीं आ गया जो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को हैम्पर करे। फिर उसके बाद जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है और उसकी रिपेइंग कैपेसिटी, चाहे वो टैक्स गवर्नमेंट की टैक्स पे करने का हो, प्लस आपकी जो आपने जो फाइनेंसिंग किया है उसको रिपे करने की कैपेसिटी फर्म को है कि नहीं, ये हम लोग वहाँ पे देखते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो उसने और भी परसेंटेज निकालते हैं। एक तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, दूसरा नेट प्रॉफिट परसेंटेज निकाल इसके साथ ऐड करेंगे। यहाँ तुमने ISCR DSCR दिखा, बट ईयर आफ्टर ईयर आपको ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना होगा, ईयर आफ्टर ईयर आपको नेट प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना होगा। दूसरा आपका प्रॉफिट टू कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंटेज भी निकालते हैं, प्रॉफिट टू फंड एम्प्लॉयड, दोनों आउटसाइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल मिला के जो आपका प्रॉफिट हो रहा है। फिर सेल का रेशियो, फिर उसी के साथ टर्नओवर रेशियो कि कितनी बार साल में आपका सेल साइकिल है वो निकालना होता है। फिर आप जो क्रेडिट पे देते हो पैसा उसका रिटर्न होने का टाइम वो सब भी निकलता है। तो दिस एनालिसिस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उससे हम लगभग समझ लो कि 12 से 15 रेशियो निकालते हैं डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ बिजनेस। इंपॉर्टेंट वन है, यहाँ पे मैंने सिर्फ बैंक के एस्पेक्ट से ISCR DSCR लिखा है कि बैंक का पैसा रिपेमेंट हो रहा है कि नहीं, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है कि नहीं। बट इसके साथ आपको ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, नेट प्रॉफिट परसेंटेज,
कैपिटल एम्प्लॉयड के अगेंस्ट कितनी प्रॉफिट हो रही है, फंड जो इसका स्टॉक है उसका कितने पीरियड में रिवॉल्व करा, ये सारी चीज़ें आपको निकालना होगा। क्रेडिट पीरियड का रिपेमेंट कैसे आता है। जैसे जैसे बिजनेस कॉम्प्लेक्स होते जाएगा वो आपको बढ़ाते जाएगा। मान लीजिए कि ये जो हम लोग लिए हैं इसमें सेल 22 लाख है, उसके अगले साल 25 लाख, मतलब लगभग 13-14% का ग्रोथ है। दैट इज ठीक ठाक, मैंने बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं। अगले साल फिर वही 12% के रेंज में कर रहा है, फिर उसके आगे वही लगभग 13-14% का ग्रोथ है। अगेन 12-13% के रेंज में ग्रोथ हो रहा है। तो क्या है कि जो ईयर आफ्टर ईयर जो बिजनेस बढ़ रहा है वो एक स्टीडी पैटर्न पे 12-13% के ग्रोथ पे चल रहा है, मतलब गुड साइन है। इसी में अगर सेल डाउन जा रहा है तो हमें देखना होता है। फिर परचेज तो देख लिया, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख, 4.50 लाख, 10-12% बढ़ा, तो उसी के ढंग से प्रॉफिट भी बढ़ा। फिर यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा 20% से, तो हमें एनालिसिस करना होगा क्यों बढ़ गया। हो सकता है उसने कुछ कॉस्ट कटिंग की हो या कुछ प्रॉफिट मार्जिन, कोई ऐसा प्रोडक्ट आया हो जिसपे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा हो। फिर उसके बाद सेल तो उसी पोर्शन में बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट है अगेन ये दिखा रहा है कि लगभग 25% प्लस के रेंज में प्रॉफिट आ रहा है, 7 लाख। उसके अगले साल जंप हो रहा है। तो अगेन यहाँ पे जो पैटर्न है कि थोड़ा, तो मैंने ऐसी रफली ले लिया था एनालिसिस करके। जब आपको बैलेंस शीट आएगा तो यूनिफॉर्मिटी देख, अगर सीए बनाएगा तो एक अच्छे ढंग से बनाएगा प्रोजेक्शन में। तो जो अब्रप्ट आ रहा है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट बढ़ रहा है लगभग यहाँ पे 20% से ऊपर बढ़ रहा है, 22-23%, जबकि सेल हमारा मुश्किल से 12-13% बढ़ रहा है। फिर तो उसमें आपको एनालिसिस करना होगा कि एक्सपेंसेस पार्ट पे कम हुआ है या कोई ऐसा आइटम ऐड हो गया है सेल में जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। दूसरा अगेन यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 23-24% का 27-8% का हम लोग दे रहे हैं, तो अगेन ह्यूज जंप। फिर उसके अगले साल प्रॉफिट परसेंटेज जो है अगेन 12-13% के रेंज में बढ़ता है। तो हमें देखना है कि अब इस साल कम क्यों हुआ। हो सकता है कंपनी ने एक्सपेंसेस बढ़ाया है या कोई आइटम था जिसपे प्रॉफिट मार्जिन थीन हो गया। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है जेन्युइन रीजन से, ठीक है, लेकिन अगर कंपटीशन बढ़ रहा है जिसके कारण उसको कंसेशन ऑफर करना पड़ रहा है, डिस्काउंट देना पड़ रहा है या कुछ और फैसिलिटी कस्टमर को अट्रैक्ट देने, तो उसको हमको एनालाइज करना पड़ता है। सेम वे में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखते हैं, 1 लाख, 1.25, 1.50, 2 लाख, 2.5 लाख, मतलब ईयर आफ्टर जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है उसी के हिसाब से ईयर आफ्टर ईयर इसके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो कोई ऐसा अलार्मिंग कंसर्न नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लेबर पे चार्जेज, आउटसाइड ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टीजमेंट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हम लोग डालते हैं। कुछ डिप्रिसिएशन भी डाल देते हैं, कुछ और एक्सपेंसेस जो बिजनेस को चलाने के लिए हमें पड़ता है वो सब इसमें डालते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद छोटी फॉर्म है तो टैक्स की लायबिलिटी नहीं है। अगर बड़ी फॉर्म है जिसकी प्रॉफिट टैक्स लिमिट, जैसे अब आज के डेट में अभी 7 लाख था, उससे पहले 5 लाख था, उससे अब अगले साल से 12 लाख हो जाएगा। तो उससे ज़्यादा कोई फॉर्म प्रॉफिट दिखा रहा है तो आपको इंश्योर करना होगा कि वो साथ में टैक्स पे कर रहा है कि नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है कि नहीं, वो आपको अकाउंट में लगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है कि फॉर्म अपनी प्रॉफिट 20-20 लाख, 25-25 लाख दिखाती है, और टैक्स लायबिलिटी में टैक्स कॉलम जो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, उसमें टैक्स 0 दिखाएगी। तो जहां आपका टैक्स लायबिलिटी क्रॉस कर रहा है लिमिट को, तो वहां पे आपको पूछना है कि भाई टैक्स भर रहे हो कि नहीं, क्योंकि अगर टैक्स नहीं भरेंगे हो सकता है उसका जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसके बिजनेस को सील कर सकती है और उसका एडवर्स इम्पैक्ट आपके फाइनेंस पे भी पड़ेगा। अगर उसका सेल दिखा रहा है 40 लाख या ऊपर, जो एग्जेम्पशन लिमिट दिया गया कि 40 लाख के तक के बिजनेस को नहीं जीएसटी फाइल करना है, तो उनके लिए हम शायद इंसिस्ट नहीं करें
लेकिन अगर 40 लाख से ऊपर का सेल दिखा रहा है और जीएसटी नहीं लिए हुआ है तो यू हैव टू इंसिस्ट फॉर कि यू हैव टू गेट द जीएसटी अगर अप्लीकेबल है तो। दूसरा, जीएसटी अगर ले लिया तो सिर्फ जीएसटी नंबर लेने से नहीं होता है, जीएसटी का रिटर्न भी आपको क्वार्टरली बेसिस पे मंगाना होगा और जो आपको सेल्स फिगर दिखा रहा है उससे मैच करना होगा। इसीलिए जीएसटी इन्वायरमेंट में एक सबसे बड़ा दिक्कत आ गया कि अच्छी खासी फॉर्म थी, पहले तो डिक्लेयर कर देती कि इतना सेल इतना प्रॉफिट। जनरली जो गवर्नमेंट का मिनिमम स्टिपुलेटेड है 1 करोड़ तक के सेल के लिए कि 6% अकाउंट बेस्ड ट्रांजेक्शन्स में प्रॉफिट मानती है और 8% कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन। उससे कम परसेंटेज प्रॉफिट आप दिखाते हो तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा 1 करोड़ तक। 1 करोड़ के ऊपर तो टैक्स सेल के ऊपर टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी है हर फर्म के लिए। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि स्टैट्यूटरी एप्लीकेशन टैक्स रिपेमेंट का, टैक्स ऑडिट का, वो भी फर्म फॉलो कर रही है और आपको भी अपने पे इंश्योर करना है। तो ये आपका, इसके बाद उसके टैक्स एस्पेक्ट को देखने के बाद उसके जो आपका डिमांड है इंटरेस्ट रिलेटेड वो पे होने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा है उससे हम लोग ये निकाल लेते हैं कि फॉर्म हमारी रिपे कर रही है कि नहीं, फॉर्म के पास ग्रॉस परसेंटेज प्रॉफिट अच्छी है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज अच्छा है, तो हम लोग फॉर्म अच्छा चल रहा है और उसके बेसिस पे हम फाइनेंस कर सकते हैं। अब जब जैसे यहाँ पे है कि चूंकि एक लिमिटेड टेबल में है तो हम रफली दिखा रहे हैं कि मान लो कि इसका कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। अभी क्या है कि इसका हमने 2 लाख का पहले लिमिट दे रखा था, जो हमने लिमिट दे रखा था 2 लाख रुपए का दे रखा था और यहाँ पे लिमिट हमने 5 लाख का कर दिया था। तो टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं, छोटी फॉर्म है तो टैक्स को पे नहीं कर रहा है। तो हमारा क्या हो गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हम लोग सीधे इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट पे करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आएगा और जो हमारा टर्म लोन है उसकी ये देख रहे हैं। तो 2 लाख पे जो हमारा आ रहा है कि इंटरेस्ट है, यहाँ पे हमारा लिमिट कितना है 2 लाख का और जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3 लाख का। तो इसका जो फॉर्मूला था कि पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, उसमें वो जितना अमाउंट बच रहा है उसमें से हम हमारी डिमांड इंटरेस्ट की कितनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पीबीआईटी है 3 लाख और हमारा 2 लाख का लिमिट है जिसपे हम लोग 11% के और कंपाउंडिंग इफेक्ट डाल के 25,000 की हमारी डिमांड है। तो हमारा जो ISCR आ रहा है 12:1, मतलब 1 रुपए के डिमांड के अगेंस्ट हमारे पास 12 रुपये अवेलेबल है। जबकि नियम कितना है कि 1.5 से ऊपर है 1.50 तो अच्छी है फॉर्म। हमारे पास कितना है 12:1, मतलब कि फॉर्म अपना अच्छे से रिपे कर सकती है अपनी इंटरेस्ट लायबिलिटी को, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगले साल देख लीजिए, अगले साल हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3.25 और लिमिट वही 2 लाख की है, तो हमारे पास डिमांड वही है। अब क्या हो गया कि हमारा जितना है 13:1, मतलब कि हमारा जो इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो इम्प्रूव कर रहा है। फर्म के पास अच्छा खासा लिक्विडिटी है जिससे हमें लिमिट देने में कोई दिक्कत नहीं है। इस साल क्या किया इसने कि लिमिट तो 2 लाख रखा लेकिन 3 लाख का एक वर्किंग कैपिटल टर्म लोन भी ले लिया मान लो, तो 3 + 2 और चूंकि रिड्यूसिंग था तो 50,000 की हमारी इंटरेस्ट बर्डन है। तो हमारे पास 4 लाख की हमारे पास अवेलेबिलिटी है फंड की और डिमांड कितनी है 0.50। तो एब्रप्ट रिडक्शन हुआ है 13 से 8 पे, हमारा इस पे ध्यान जाना चाहिए। लेकिन रीजन उसका क्या जस्टिफिकेशन होगा कि एक टर्म लोन लिया था, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, और जिसके कारण उसकी इंटरेस्ट रिपेमेंट की ऑब्लिगेशंस बढ़ी है
इसका कमा है, लेकिन जो 1.50 से काफ़ी ऊपर है, 1.5 से काफ़ी ऊपर है, तो बी फील सेफ और एक जेन्यून रीजन है इसके रिडक्शन में। तो इस एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके अगले साल अगेन 5 लाख है और अगेन आपका इंटरेस्ट लायबिलिटी 50,000 है। अब ये इंप्रूव होकर 10:1 हो गया। हो सकता है थोड़ा लिमिट आपने बढ़ा दिया हो तो उसके साथ इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि लोन तो कमेगा। लास्ट ईयर 5.50 इज टू 0.50। जनरली सीसी के लिए ऐसा होता है कि पीछे 2 लाख था और ये 5 लाख का था, लेकिन चूंकि DSCR निकाला तो इसलिए उसमें मैंने 3 लाख का वर्किंग कैपिटल टर्म लोन बोला था। और एक रफ कैलकुलेशन है, थोड़ा और हम लोग अच्छे ढंग से भी कर सकते हैं अगर हम लोग पेपर पे जाएंगे। तो यहाँ पे 11:1 हो गया, मतलब 1 रुपये के डिमांड के अगेंस्ट 11 रुपीज अवेलेबल है। और फॉर्म इज कैन वेरी मच पे इट्स डिमांड। तो मतलब कि ISCR से सेटिस्फाइड है कि 2 लाख दे सकते हैं, आगे 5 लाख का भी दे सकते हैं। और 5 लाख का वो फॉर्म की जो रिपेइंग कैपेसिटी है उसके बेसिस पे एक अच्छा खासा पैसा और हमसे फंडिंग करवा सकती है, हम लोन कर सकते हैं। DSCR पहले साल हमने टर्म लोन दिया नहीं। इस साल हम लोग बोले कि 3 लाख दिए हैं, तो 3 लाख में हमारे पास फंड कितना अवेलेबल है? 3.50। डिप्रिसिएशन हमने कुछ नहीं रखा था तो 0 रहेगा। इंटरेस्ट में 20,000 हमने CC में डाला था, 30,000 हमने टर्म लोन क्लियर किया, तो वो इसको यहाँ रख लेंगे। तो हमारे पास 3.80 लाख मतलब नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस 30,000 जो हमने टर्म लोन के नाम पे रखा था इंटरेस्ट, उसको ले लेंगे। और आपके पास जो डिमांड है, मान लीजिए 3 लाख का 5 साल में उसको देना है, तो 50,000 रुपये 60,000 रुपये आपको प्रिंसिपल के बेसिस पे मान लो कि इक्वल में प्रिंसिपल बांटे, तो 60,000 आपका प्रिंसिपल का रिपेमेंट के ऑब्लिगेशन है और 30,000 इंटरेस्ट का जो यहाँ हमने ऐड किया, तो 90,000 का टोटल आपको इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट चाहिए टर्म लोन का। और आपके पास अवेलेबल फंड है 3.80 लाख, जो कि हो जाता है लगभग 4.2 2:1। अगेन क्वाइट कंफर्टेबल कि हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं और हम लोग फॉर्म को आगे भी दे सकते हैं 3rd ईयर में। उसके बाद उसके अगले साल हम इसी कांस्टेंट पे चले, जबकि एक्चुअल क्या होगा कि प्रिंसिपल तो कमेगा तो उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी कमेगा, लेकिन हमने फॉर द ईज ऑफ एक्सप्लेनेशन सेम अमाउंट लिया है। तो उसके नेक्स्ट ईयर हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है 4.50 लाख, अगेन हमने 30,000 का वो लिया है, तो हमारे पास 4. इधर मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इसके कम है, तो 4.80 लाख आपके पास अवेलेबल फंड है। उसके अगेंस्ट आपके पास 0.90 का आपके पास डिमांड है, 60 लाख प्रिंसिपल और 30,000। एक्चुअल अगर टर्म लोन होगा तो उसमें इंटरेस्ट कमेगा, क्योंकि जितना अमाउंट रिपे होते जाएगा उतना भी इंटरेस्ट का डिमांड कमते जाएगा। प्रिंसिपल अगर कांस्टेंट है, सेम अमाउंट पे रिकवर कर रहे हैं। EMI पैटर्न में होता है कि शुरुआत में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, प्रिंसिपल कम होता है, बाद जैसे जैसे रिपे होते जाता है उस EMI अमाउंट में प्रिंसिपल का पार्ट बढ़ते जाता है और इंटरेस्ट का अमाउंट घटते जाता है। ऐसी डिजाइन होता है, तो इसीलिए उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी अफेक्ट मैंने सेम अमाउंट का हम डिमांड रखते हैं, लेकिन अरेंजमेंट ऐसा होता है कि शुरुआत में इंटरेस्ट हाई साइड और प्रिंसिपल कम साइड। जहाँ इक्वल प्रिंसिपल हम लोग कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट ड्रास्टिकली ईयर आफ्टर ईयर गिरता है, प्रिंसिपल अमाउंट कांस्टेंट होती है और उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगा वो भी चीज। तो अभी क्या है कि 4.80 लाख के अगेंस्ट आपके पास अवेलेबल है 90,000, माने 90,000 के डिमांड के अगेंस्ट अवेलेबल अमाउंट है 4.80। 5.33:1। अगेन हमारा DSCR भी इम्प्रूव कर रहा है सेम अमाउंट रहने के बावजूद।
अगर रिडक्शन कर देंगे तो और हमारा DSCR इम्प्रूव करेगा। थर्ड ईयर में हमारा और बढ़ जाता है 5 लाख प्लस 30, 5 पॉइंट स्पेस के कारण इधर मैं ला रहा हूँ 5.30 लाख। सेम कांस्टेंट मैंने डिमांड रखा है 0.90, जो एक्चुअल में नहीं होगा। तो 1 रुपए के डिमांड के अगेंस्ट हमारे पास अवेलेबल है 5.88, मिनिमम हमको चाहिए 1.50, 1.251। तो इस तरह से हम लोग DSCR निकाल लेंगे। और फॉर्म को अच्छा करने के लिए हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, नेट प्रॉफिट परसेंटेज वो भी निकाल लेंगे, कि जिससे कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट में आपको क्या देखना होगा कि सेल्स के अगेंस्ट आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है वो, और उससे आप निकालोगे 22 लाख सेल है और प्रॉफिट आपका 4 लाख है। तो अब 4/22 इंटू 100, मैं 2 रेशियो निकाल दे रहा हूं आप लोग के लिए, ईच के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज और नेट प्रॉफिट परसेंटेज, कि आपको सिंपल से आपको निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो एक हम लोग ले रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज और दूसरा नेट प्रॉफिट परसेंटेज। इसके अलावा भी कैपिटल के अगेंस्ट हम लोग निकालते हैं, या उसके टोटल फंड इन्वॉल्वमेंट के अगेंस्ट निकालते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 4 लाख, %18.18%। यानी फॉर्म 18.18% पे अगर फॉर्म चल रही है तो मतलब इट इज डूइंग गुड। फिर अगले साल फॉर्म का जो ग्रॉस प्रॉफिट है 4.50 अपॉन जो हमारा सेल है 25, 18%। अगेन गुड, प्रॉफिट में परसेंटेज में कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, थोड़ा डाउन हुआ बट मैनेजेबल। इसके अगले साल हमारा सेल 28 है, उसके अगेंस्ट 5.5, सॉरी, %19.64। मतलब अगेन प्रॉफिट परसेंटेज हमारा इंक्रीज कर रहा है, फंडिंग लेने से उसको फायदा हुआ है, हमसे लोन लेने से उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ है। फिर इसके अगले साल हमारा है प्रॉफिट 21.87%। ये उसके मैंने प्रॉफिट और ईयर आफ्टर ईयर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इंप्रूव हो रहा है। उसके आगे हमारा जो है
22। तो जो प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है ईयर आफ्टर ईयर, एक साल थोड़ा स्लाइटली डाउन हुआ था लेकिन ये बढ़ रहा है, तो हमारे लिए अच्छी पोजीशन। इसी तरह से हम लोग नेट प्रॉफिट पे भी आएंगे। अब नेट प्रॉफिट कितना, अगेन नेट प्रॉफिट अपॉन, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या है हमारा, नेट प्रॉफिट है 2.7 इंटू 100 अपॉन सेल कितना है 22। इट्स गुड। 12.5% अगर आपको बिजनेस में सारे चीजें एक्सपेंसेस करने के बाद नेट प्रॉफिट बच रहा है, मतलब यू आर डूइंग गुड, यू आर हैविंग गुड प्रॉफिट, डिसेंट प्रॉफिट। अगले साल 25 लाख के सेल पे 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है नेट, अगेन 12%, दैट इज ऑल्सो गुड। थोड़ा स्लाइड डाउन बट स्टिल सेम रेंज में, कोई ड्रास्टिक फॉल नहीं हुआ, तो चल जाएगा। $12.5%, अगेन फिर से हमने प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को कर लिया, तो ना कोई ज्यादा जंप है ना कोई ज्यादा फॉल है, अगेन ओके। %14.06 नेट प्रॉफिट, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट की तरह नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज किया। और लास्ट ईयर में आपका नेट प्रॉफिट थोड़ा डाउन हुआ था, वो पीछे भी बताया था कि प्रॉफिट मार्जिन उस ढंग से नहीं बढ़ा था जैसे पीछे बढ़ा था, बट स्टिल कंफर्टेबल 13.88% है, जो कि उसके एवरेज पैटर्न से न बहुत ज़्यादा ऊंचा है न बहुत ज़्यादा नीचा है। तो ये बेसिक आपको कंपेरेटिव एनालिसिस ईयर आफ्टर ईयर, 3 साल का या 4 साल का या 5 साल का, बड़ी फॉर्म होगी तो 7 ईयर्स 9 ईयर्स ऐसे प्रोजेक्शन होता है। पीछे के भी 3-4 साल जाते हैं बड़े फॉर्म में, आगे के भी 4-5 साल का प्रोजेक्शन देखते हैं, और वो प्रोजेक्शन जो होना चाहिए एक्चुअल होना चाहिए। तो ये पूरे 4 थ्योरेटिकल सेशन थे जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके हाथ में आए तो उसको देख के फॉर्म की पोजीशन, फॉर्म का सेल, प्रॉफिटेबिलिटी, उसको कितना लिमिट दे सकते हैं, ईयर आफ्टर ईयर कैसे एनालिसिस करेंगे, और इससे आपको एक फॉर्म को समझने में, उसके बिजनेस को देखने में, और अगर आप इतना एक्सरसाइज कर लीजिए और वो आपके एक्चुअल से के मैचिंग में हो कि ये जो बिजनेस फिगर पेपर तो कोई भी बना लेगा, लेकिन वो उसके एक्चुअल स्टॉक, सेल, प्रॉफिट मार्जिन के नियर अराउंड होगा, तो आपका अकाउंट कभी खराब नहीं होगा। अगर कुछ एब्रप्ट दैवी संजोग हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज आपका फॉर्म अच्छा करते रहेगा। आई होप कि मैंने जस्टिस किया आप लोगों को इस टॉपिक पे एक्सप्लेन करने के लिए। आगे भी अदर टॉपिक्स पे बनाऊंगा, प्लस कुछ बैलेंस शीट कुछ लोगों ने भेजा था एक्सप्लेन करने के लिए, तो उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बैलेंस शीट के लाइव, कि देखो ये बैलेंस शीट मिलता है, मैंने ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और उसको हम कैसे इंटरप्रेट
करेंगे वो बनाऊंगा। थियोरेटिकल एस्पेक्ट में दिस इज द 4 सेट्स ऑफ लेक्चर दिया है, आपको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, या मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा, नहीं हो तो आप मैसेज दीजिएगा, आप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और उससे आपको कोई भी जो क्यूरी होगा सीसी लिमिट या स्टॉक लिमिट में वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। अदर वीडियोज में अदर एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंसिंग में हम लोग जाएंगे, कस्टमर सिलेक्शन, फिर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, अगेन फिर इंश्योरेंस, हर चीज़ पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो कि इतना लेंदी नहीं होगा। ये थोड़ा लेंदी वीडियोज रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि जब तक आप डिटेल में नहीं जाओगे आपको चीज़ें नहीं डेवलप होगी। थैंक यू वेरी मच।